आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है जैसे कि कश्मीर में आतंकियों ने एक तरह से यह कोशिश की है प्रदर्शित करने की कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हिजबुल का आतंकी सब्जार अहमद भट्ट, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया था, जिसे एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, उसे जब दफनाया जा रहा था त्राल में, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके जनाजे में न सिर्फ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, बल्कि वो लोग जो अपने आप को आतंकी कहलाने में या आतंकवादी दिखलाने में जरा भी परहेज नहीं करते, वो भी बड़ी संख्या में आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जाकिर मूसा, अनजान, इस जैसे हिजबुल के और तमाम आतंकी इस जनाजे में शरीक हुए। सवाल यह उठता है कि क्या इस जैसे लोगों को जनाजे में शामिल होने देना चाहिए, और स्थानीय लोग जिनका समर्थन कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हिंदुस्तान के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ये लोग गैर हिंदुस्तानी गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं? कश्मीर में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था आतंकी सब्जार। कश्मीर को दहलाने का मंसूबा पाले बैठा था खूंखार आतंकी सब्जार अहमद भट्ट। सुरक्षा बलों ने शनिवार को एनकाउंटर में आतंक के टॉप कमांडर को मार गिराया। घाटी में आतंक के इस खौफनाक चेहरे की कई दिनों से तलाश थी और हमारे वीर जवानों ने आतंक के इस चेहरे को मौत के घाट उतारकर ही दम लिया। लेकिन सब्जार के जनाजे का जो वीडियो सामने आया है, उसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आतंकी सब्जार को जब दफनाने ले जाया जा रहा था, तो वहां हजारों की तादाद में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा थी और इस भीड़ में कई खूंखार आतंकी भी मौजूद थे। आतंकी सब्जार को आखिरी विदाई देने खूंखार आतंकी जाकिर मूसा भी इस भीड़ का हिस्सा था और इस वीडियो में हिजबुल का खूंखार आतंकी अजान भी मौजूद था। इस वीडियो में जिस शख्स को ये लोग कंधे पर उठाए हैं, कहा जा रहा है कि वो आतंकी अजान है। आतंकी अजान को देखने के लिए वहां मौजूद लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि हिजबुल का दूसरा पोस्टर बॉय और आतंकी सब्जार अहमद भट्ट की मौत के बाद कई अलगाववादी नेताओं ने त्राल का दौरा किया है और सब्जार के घर वालों से भी मुलाकात की है। आतंकी के जनाजे का ये वीडियो कश्मीर घाटी में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आतंकी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस वीडियो की पड़ताल शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि सब्जार की मौत के बाद 29 साल के रियाज नाइको को हिजबुल का नया कमांडर बनाने की तैयारी है। रियाज हिजबुल का खूंखार आतंकी है। सुरक्षा बलों के सामने दक्षिण कश्मीर एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। खबर है कि दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में आतंकियों का जमावड़ा लगा हुआ है। करीब 100 आतंकियों ने यहाँ के गाँव में पनाह ले रखी है और सब्जार के जनाजे में आतंकियों की मौजूदगी इस बात को और पुख्ता भी कर रही है। इदरिस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। सबसे बड़ी बात, अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो जारी करके दरअसल कश्मीर के हालात के बद से बदतर होने की सूरत और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश की जाती है। यह दरअसल सीमा पार की कोशिशें हैं जो आज लोगों के सामने प्रदर्शित होती हैं। लेकिन हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, इस तरह के वीडियो प्रोपेगेंडा वीडियो के अलावा और कुछ भी नहीं है। आतंकी सब्जार को जिस तरीके से फौज ने मार गिराया, यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन उसे लेकर घाटी में एक अलग माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इंटरनेट का जबरदस्त सहारा लिया जा रहा है। इसलिए सरकार को इंटरनेट पर प्रतिबंध करना पड़ रहा है। प्रीपेड मोबाइल फोन भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार को पता है कि प्रीपेड मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस तरह से आतंकी अपने एजेंडे को आगे करने में करते हैं। और ऐसे में श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में आतंकी फौज को तैनात किया गया है। इस बीच सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने स्पष्ट कहा है कि पत्थरबाज ये न सोचें कि वो किसी भी कीमत पर बच जाएंगे, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने आतंकी। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच में बस एक महत्वपूर्ण सवाल न्यूज नेशन उठाना चाहता है। आखिरकार ये कौन सी ताकतें हैं जो कश्मीर में रहकर अमन को नहीं आने देना चाहती? ये कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो को लगातार पूरे देश भर में फैलाने का काम कर रही हैं? ये कौन सी ताकतें हैं जो जानबूझकर कश्मीर में इस आग को और भड़काना चाहते हैं? आतंकी सब्जार अहमद की मौत के बाद कश्मीर घाटी में फिर से तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सेना प्रमुख ने भी पत्थरबाजों को कड़ा संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ हालात को देखते हुए कश्मीर घाटी के इलाके कर्फ्यू के हवाले हैं। इसके अलावा अलगाववादियों के बुलाए बंद का असर भी देखा जा रहा है।
कश्मीर आज तीसरे दिन भी बंद पड़ा हुआ है। हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हैं और लाल चौक में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और साथ ही सारा लाल चौक जो है कमर्शियल सेंटर जो है बंद पड़ा हुआ है। 3 दिन से लगातार कश्मीर में दुकानें, बिजनेस सेंटर्स, ऑफिसेज बंद पड़ी हुई हैं। वहीं अगर हम ट्रैफिक की अगर बात करें तो काफ़ी कम ट्रैफिक सड़कों पर नज़र आ रहा है। जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सब्ज़ार अहमद मारा गया था, उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 3 दिन कश्मीर बंद की कॉल दी थी, जिसके बाद पूरे कश्मीर में जो है बंद देखा जा रहा है। वहीं साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर के कई इलाकों में प्रोटेस्ट और क्लैशेस हुए हैं, जिनमें कई लोग जख्मी भी हुए थे। इतना ही नहीं, श्रीनगर में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। 3 दिनों तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। प्रीपेड मोबाइल फोन को भी बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एहतियातन गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर में तो हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन दक्षिण कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में झड़प की भी खबरें हैं। दूसरी जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 40 लोग घायल हो गए, जिसमें 28 प्रदर्शनकारी और 12 सुरक्षाकर्मी हैं। कई जगहों पर पत्थरबाजी की भी घटनाएं सामने आई है। इस बीच सेना प्रमुख बिपिन रावत का एक सख्त बयान सामने आया है। बिपिन रावत ने कहा है कि लोग जब हम पर पथराव कर रहे हों और पेट्रोल बम फेंक रहे हों, मैं अपने जवानों से केवल इंतजार करने और मरने के लिए नहीं कह सकता। मैं चाहता हूं कि ये लोग हम पर पथराव करने की बजाय हथियार चलाएं। तब मैं खुश होता, तब मैं वो करता जो मैं करना चाहता हूं। आर्मी चीफ के इस बयान के मायने कई निकाले जा सकते हैं, लेकिन जानकारों का भी मानना है कि कश्मीर के पत्थरबाजों को बड़ा सबक सिखाना जरूरी है। आर्मी चीफ ने अभी जो बयान दिया वो भी बिल्कुल सही किया। यह नहीं हो सकता है कि आप देश के आर्मी के साथ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ आप खिलवाड़ करें, अब वो आपको जवाब नहीं दे। यह नहीं हो सकता है। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता और अबरू के लिए आर्मी जो है सबसे आखिरला बेस्टियन होती है, और अगर आर्मी फेल हो जाए तो देश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फौज को ट्रेन किया जाता है टू एक्ट एंड फायर इन अ सर्टेन मैनर। जाहिर है, आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है वो अब तक थमा नहीं है। अब आतंकी सब्ज़ार अहमद की मौत के बाद ये सिलसिला और भड़क सकता है। ऐसे में जरूरत सतर्क रहने की है, सख्ती दिखाने की है। एदरिश लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले तकरीबन 8 महीने से कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया है, और इसे रोकने के लिए मेजर गोगोई ने जो कुछ किया उसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मेजर गोगोई ने जो किया उससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। उन्होंने न सिर्फ लोगों की जान बचाई, बल्कि किसी को हताहत न होने दिया और न ही कहीं गोली चलाई। जाहिर सी बात है, सरकार इसका खुलकर समर्थन कर रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर आज पत्थरबाजों को रोकना है तो सख्त कदम उठाने होंगे। सेंसिबल, बिकॉज उस सिचुएशन में वहाँ हमारा ये चुनाव कर्मचारियों को बचाने के लिए और वहाँ कांस्टेबल जो उनको बचाने के लिए वो एकमात्र उपाय था। उन्होंने अच्छा उपाय अपनाया और इन लोगों की जान बचाया। ये लोग सहानुभूति किसके ऊपर व्यक्त कर रहे हैं? पत्थर मारने वाले के ऊपर, अलगाववादियों के ऊपर। और ये लोग वामपंथियों का यही काम हो गया आजकल। अफजल गुरु, याकूब इमाम, मकबूल भट्ट, पत्थर डालने वाले, नहीं तो बुरहान वानी वगैरह इन लोगों के हीरोज है। देश के लिए वो लोग हीरो नहीं है। आपने देखा होगा, क्रिकेट का खिलाड़ी, नहीं तो सिनेमा का कलाकार, नहीं तो देश में अन्य सब लोग फौज का तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी कहा, मैं मंत्री के नाते मैं दायित्व बनता हूँ एक नागरिक के नाते, सर ये फौज को साथ देना। फौज किस विषम स्थिति में वहाँ काम कर रहे हैं और वो आप उनका डिमोरलाइज करने के लिए प्रयास करते हैं। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे हादसे की जिसने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। आज योगी सरकार के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण माहौल है, क्योंकि रामपुर में जो हुआ उसे आप बस यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते। 14 लोग 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी बदतमीजी, ऐसी घिनौनी बदतमीजी जिसे आप किसी भी तरीके से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये मनचले, इनका मन इतना बढ़ा हुआ था, इन्होंने उसका पूरा वीडियो बनाया और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है उत्तर प्रदेश में कि उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका खून न खौले
तो वाकई में आपकी रगों में पानी है। और ये बात मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक बात दिमाग में घूमती है कि क्या हमारे घर के लोग सुरक्षित हैं? और अगर हमारे घर के लोग सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो क्या हर नागरिक का ये कर्तव्य नहीं बनता कि उस सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जो मुनासिब कदम हो उठाए जाएं? योगी सरकार के सामने ये चुनौती इसलिए भी है कि इस तरह के लोगों को अगर न रोका गया तो न जाने आज देश में क्या हो जाए। ये कौन सा देश है जहां महिलाओं के साथ इस तरह सरेआम इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है? आखिर ये कैसा समाज है जहां महिलाओं को देखते ही दरिंदे टूट पड़ते हैं? आखिर ये कैसे लोग हैं जिन्हें रहम की भीख मांगती लड़कियों पर दया नहीं आती? रामपुर की इन तस्वीरों से देश शर्मसार है, देश शर्मिंदा है। सरेराह गुंडागर्दी, सरेआम छेड़खानी और बेशर्मी, इन तस्वीरों से देश का सिर शर्म से झुक गया है। ये धुंधली तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं, जहां 2 लड़कियों के साथ सरेआम बदतमीजी की गई। बेखौफ मंचलों के हौसले कितने बुलंद थे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि खुलेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी के बाद ये अपनी घिनौनी करतूत का वीडियो बनाने से भी नहीं हिचके। लड़की गिड़गिड़ाती रही, दुहाई देती रही, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों को शर्म नहीं आई। कह रहे थे बहुत कहा था आपके माँ बहने नहीं है, आप हमें छेड़ क्यों रहे हो? हम कोई गलत काम करने थोड़ी ना आए, हम अपनी शॉपिंग करने आए थे, हम गुजर रहे थे यहाँ से। तो उन्होंने एक नहीं सुनी, हमारे जल्लादों की तरह लिपटन लगे थे हमसे। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। इस मामले के मुख्य आरोपी समेत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई आरोपी अब भी पकड़ से दूर हैं। उनके लिए अभी और तलाशी चल रही है। हमारी 4 टीमें निकली हुई है अभी इसी काम में, सर्विलेंस की मदद दी जा रही है और आगे जल्दी हमें सफलता मिलने की उम्मीद है। रामपुर की वारदात ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था की हालत पर सवाल खड़े कर दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सफाई देनी पड़ी। ऐसा लगता है कि ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार ने इस पर बहुत सख्ती के साथ निपटने का भी निर्णय लिया है कि दोबारा कोई इस प्रकार का साहस न करे। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अपराधी किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले हैं, अब उनके साथ पुलिस भी बेरहमी के साथ निपटने का काम करेगी। यूपी सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं। जनवरी 2017 में यूपी में रेप के 244 मामले सामने आए थे। मार्च में ये आंकड़ा बढ़कर 378 तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल महीने में रेप की 393 वारदातें हुई। योगी सरकार के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना यूपी की बीजेपी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में एक जमाने में एक सरकार थी जिसने अपना विज्ञापन बनाया था, यूपी में है दम क्योंकि यहां अपराध है कम। लेकिन यूपी में अपराध कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही रहा। सरकारें आए और चली जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अपनी सभाओं में यही कहते थे कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय महिलाएं उनसे कहती हैं कि हम अपने घर से बाहर कब निकलें। आज वो महिलाएं क्या कहती हैं योगी जी? आज वो महिलाएं कुछ कह रही हैं, आपको सुनाई देता है क्या? ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के घर से बाहर निकलना ही अपने आप में अपराध है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का पैदा होना भी अपराध है, यही दिखाई देता है। सरेआम यहां पर गैंग रेप होता है, सरेआम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, सारा वीडियो बनता है, उसे प्रसारित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है और अपराधी बेधड़क घूमते रहते हैं। कानून व्यवस्था की इससे लचर और दयनीय स्थिति शायद देश के अन्य राज्यों में बहुत कम देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की ये तस्वीरें सुरक्षा, सुशासन और बदलाव के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीरें एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए भी खुली चुनौती हैं।
सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो भरोसा भी कटघरे में है जिसका उन्होंने सत्ता संभालते ही ऐलान किया था। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। मनचलों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। पूरे यूपी में बड़े पैमाने पर मनचलों की धरपकड़ हुई। जगह जगह पुलिस के जवान दिख रहे थे जो शोधों को कड़ा सबक भी सिखा रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से लग रहा था कि मनचलों की आफत आ गई है और यूपी में महिलाएं अब राहत महसूस करेंगी। उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए पहले चरण में हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके ऐसे तत्वों पर लगाम कसने का कार्य किया। सीएम योगी तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। हालिया आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी में अपराध पहले से ज्यादा बढ़े हैं। नोएडा से सटे जेवर में रेप की खौफनाक वारदात सामने आई और अब लखनऊ से 318 किलोमीटर दूर रामपुर से आई है 2 लड़कियों से छेड़छाड़ की शर्मनाक तस्वीरें। ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे का क्या हुआ और सरकार बनने के 2 महीने बाद भी राज्य में महिलाएं महफूज क्यों नहीं। यूपी में पिछले कुछ महीनों में लूटपाट, छेड़छाड़ और रेप जैसे अपराध जिस तेजी से बढ़े हैं उसने सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ा दी हैं और विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका दे दिया है। योगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे और मीडिया को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। इनकी अनदेखी से अपराध इस हद तक बढ़ रहा है। यूपी में जितने प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया, सरकार से उसकी उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं, जिसे पूरा करने के लिए योगी सरकार को काफी कड़े और बड़े कदम उठाने होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। सरकारें अपने जनता के प्रति कितनी संवेदनहीन हो सकती है, अगर ये देखना है तो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु का एक बार दर्शन कर लीजिए। बीच शहर में एक झील है जिससे उम्मीद थी कि लोगों को राहत मिलेगी। पीने का पानी मिलता है और तमाम सुविधाएं वहां पर झील के आसपास है। एक अच्छी जगह जहां आप सैर सपाटे के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी झील से जहरीली झाग निकलने लगे और उस झाग की वजह से लोगों की जनजीवन पर असर पड़ने लगे, जिंदगियां जाने लगे, तो आप क्या कहेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार तमाम दावे करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी की सरकार न जाने क्या राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। लेकिन आज यही पूछना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से, भाई आपकी एक सरकार तो है, आम जनता के लिए क्या कर रही है, इसका कोई आकलन है आपके पास? राहुल गांधी जी क्या इसके बारे में ट्वीट करना पसंद करेंगे या ये बात उनके जहन में उभरती भी नहीं है? 2 शहर एक जहर, लहर लहर में घुला है प्रदूषण का कहर। ये देश के 2 बड़े महानगरों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बेंगलोर के वरथुर झील की है। भयंकर प्रदूषण की वजह से झील के पानी से जहरीला झाग निकल रहा है और वो सड़कों तक फैल चुका है। दूसरी तस्वीर दिल्ली में यमुना नदी की है। यमुना के पानी का भी यही हाल है। खतरनाक झाग यमुना की दुर्दशा की कहानी बयां कर रहा है। पहले बात करते हैं बेंगलुरु की। पहली नजर में देखने से लगता है कि ये स्नोफॉल की तस्वीरें हैं, लेकिन दरअसल ये वरथुर झील से निकलने वाला झाग है। ये झाग इतना जहरीला है कि इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ये सारे डिजीजेस छोटे बच्चे को भी हो सकते हैं। छोटे बच्चे जनरली बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। बड़े लोग थोड़ा बहुत चलो इम्पैक्ट होने से वो डाइजेस्ट कर दे रहे हैं। और ये फोम कभी कभी क्या होता है भैया पता है ना, ये जब हवा आता है ना, ये जैसे पूरा हवा में फैला के आंखों में जाता है, इसीलिए वो आंखों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। झील के किनारे बनाई गई बाउंड्री इस झाग को रोक कर रखती थी, लेकिन पिछले हफ्ते हुई बारिश से झील का जलस्तर बढ़ा तो ये झाग भी सड़कों पर आ गया। इसकी वजह से लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। झील के पानी में प्रदूषण की वजह से दुर्गंध फैल रही है, जिसने आसपास रहने वालों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात गंभीर हुए तो प्रशासन एक्शन में आया। खबरों के मुताबिक कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी KSPCB ने वरथुर झील से निकलने वाले झाग को जांच के लिए लैब में भेजा। बोर्ड ने झील के किनारे 20 उद्योगों और अपार्टमेंट की पहचान भी की। The symptom is the same across. Construction demolition debris being dumped into the lake. The
the encroachments that are getting into the lake, municipal solid waste being found in the lake, and of course sewage and industrial pollutants. These 5 known problems, some medical waste also was found in Alahalli Lake. The government, the administration has failed completely to even take tangible steps. अब दिल्ली में अति प्रदूषित यमुना का हाल भी देख लीजिए। सांस्कृतिक रूप से पवित्र नदियों में शुमार की जाने वाली यमुना का पानी मैला नहीं, जहरीला हो चुका है। दिल्ली के इस हिस्से में यमुना जो है न सिर्फ मैली है बल्कि समूचे ही हिस्से को देखें तो नाले के तौर पर तब्दील नजर आती है। इस समूचे झाग को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसमें तमाम फैक्ट्रियों के केमिकल घुले मिले हैं, सीवर का पानी है और साथ ही नालों का पानी दरअसल इसमें गिरता है और इसके चलते हालात ऐसे हैं कि इस पानी की स्थिति में सुधार की जो तमाम गुंजाइश है वो अब भी सवालों में बनी हुई है। बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि किस तरह से यमुना को साफ़ किया जाए, लेकिन अब भी जो तमाम तरह की योजनाएँ हैं इसकी साफ सफाई की, उसका कोई भी सुखद परिणाम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदी है। दिल्ली में 22 सीवरों से 190 करोड़ लीटर गंदगी हर रोज यमुना में गिरती है। इसी प्रदूषित नदी से दिल्ली वालों को 70% पीने का पानी मिलता है। बेंगलुरु से दिल्ली तक, वरथुर झील से यमुना तक एक ही कहानी है। प्रदूषण की मार से झीलें और नदियां कराह रही हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला और कैसे साफ होंगी देश की नदियां? बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ मधुरेंद्र कुमार, दिल्ली न्यूज नेशन। और अब एक बड़ा भयावह और चिंताजनक मामला है जो आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में बीती रात ई रिक्शा के एक ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला गया। इस व्यक्ति का नाम रविंद्र है और उसकी पत्नी गर्भवती है। और आप जानना चाहेंगे उसका कसूर क्या था। रविंद्र उन लोगों को रोकना चाह रहा था जो सड़क पर शौच कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि रविंद्र ने स्वच्छ भारत अभियान की कई रिपोर्टें, कई एडवर्टीजमेंट्स देखी थी और उसने शौच कर रहे 2 लोगों को कहा कि पास में ही शौचालय है, आप वहां जाकर शौच कीजिए ताकि हमारा देश साफ रहे। उन लोगों ने बजाय इसके कि शौचालय में जाकर करें, रविंद्र को पीट पीट कर मार डाला। और ये वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं। जरा सोचिए ये क्या मानसिकता है, ये कौन से लोग हैं और हम दरअसल अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर का मर्डर, खुले में यूरिन करने से रोकने पर हत्या, सीसीटीवी में आरोपियों का सुराग। सनसनीखेज वारदात दिल्ली के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हुई है, जहां रविंद्र नाम के ई रिक्शा ड्राइवर ने 2 युवकों को खुले में यूरिन करने से रोका तो विवाद हो गया। तब दोनों आरोपी वहां से चले गए, लेकिन बाद में कुछ लोगों को साथ लेकर आए और रविंद्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीछे से आए थे लड़के यहाँ पर स्टैंड पे, आगे 15 से 16 लड़के थे। उन्होंने मारना चालू कर दिया, कोई वजह थी ना कोई कुछ पता ही चला क्या था। आते सीधा मारने लग गए। आइए स्टैंड पे सर, वो तौलिए में ईंटें डाल रखे थे, अंगोछे में जो होता है उसमें बांध के उनको मार रहे थे। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 2 आरोपी युवक शराब खरीदते दिख रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कुछ फुटेज सामने आई हैं लेकिन अभी क्लियर कट पहचान नहीं हुई कि ये लड़के थे, ये उनका नाम है, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। बता रहे हैं स्टूडेंट्स हैं किरोड़ीमल के कहीं को किसी कॉलेज के। जी ऐसे बताया जा रहा है स्टूडेंट्स है, लेकिन हम तभी कंफर्म करेंगे जब तक वो पकड़ नहीं जाते और जब वेरीफाई नहीं होता और आइडेंटिफाई नहीं होता। जाहिर है रविंद्र ने कुछ लोगों को गंदगी करने से रोका तो उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पीड़ित परिवार को नौकरी देने की भी पेशकश की है। रविंद्र इस इलाके में ई रिक्शा चलाता है और ई रिक्शा में नंबरिंग को लेकर यानी नंबर से चलाने को लेकर उसकी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है और इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से रविंद्र की हत्या की गई हो। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।